टेम्पल आर्किटेक्चर के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो आप बहुत ही आसानी से बना लोगे। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर को डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो के लेक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ के फॉर्मेट में आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल में जाके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर को। टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ने से पहले हम कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर के की एलिमेंट्स को देखेंगे। देखिए, जब भी आप किसी टेम्पल में जाते हैं तो टेम्पल में कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें होती है जो हर टेम्पल में देखने को मिलती है। उन्हें ही हम टेम्पल आर्किटेक्चर के की एलिमेंट्स के रूप में जानते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है गर्भगृह। गर्भगृह को हम सैंक्टम सैंक्टोरम के नाम से जानते हैं। गर्भगृह वो स्थान है जहाँ पे मंदिर के प्रमुख देवी या देवता के मूर्ति को रखा जाता है। गर्भगृह के बाद एक मंडप हॉल होता है। इसके साथ साथ मंदिर में शिखर या विमान भी होता है। इसके बाद मंदिर में आपको परिदक्षिणा पाथ, जिसे हम सर्कम्बुलेटरी पाथ भी कहते हैं, देखने को मिलता है, या परिक्रमा मार्ग देखने को मिलता है। टेम्पल के प्रमुख देवता का वाहन होता है और ध्वजा या स्तंभ भी हमें देखने को मिलता है। तो हम एक एक करके इन एलिमेंट्स को काफ़ी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब तक आप इस एलिमेंट को नहीं समझोगे तब तक आप टेम्पल आर्किटेक्चर को नहीं समझ पाओगे। तो आइए सबसे पहले हम गर्भगृह को समझते हैं। जब भी आप किसी टेम्पल में जाते हो तो आपको उस टेम्पल के प्रमुख देवी या देवताओं की मूर्ति देखने को मिलती है। उस मूर्ति को जिस कक्ष पे रखा जाता है या जिस रूम के अंदर रखा जाता है उसे ही गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह मंदिर का वो हिस्सा होता है जो सबसे पवित्र माना जाता है। कई मंदिरों में गर्भगृह के अंदर लोगों को जाने की अनुमति भी नहीं होती है। तो बेसिकली गर्भगृह मंदिर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहीं पे मंदिर के प्रमुख देवी या देवताओं की मूर्ति को रखी जाती है। तो मंदिर के जो भी मुख्य देवी या देवता होंगे उन्हें गर्भगृह के अंदर ही रखा जाता है। तो यानी कि मंदिर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? गर्भगृह है, जिसे हम सैंक्टम सैंक्टोरम के नाम से भी जानते हैं। तो ये हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर का सबसे पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट जो होता है उसे कहा जाता है मंडप। मंडप या हॉल वैसा जगह होता है जहाँ पे श्रद्धालु या नॉर्मल लोग अपने आप को खड़ा करते हैं। मतलब कि गर्भगृह के बाद जो हिस्सा होता है मंदिर का उसे मंडप कहा जाता है। तो बेसिकली अ पिलर्ड हॉल इन फ्रंट ऑफ गर्भगृह यूज्ड फॉर प्रेयर्स एंड गैदरिंग्स। मंदिर में जब भी कोई फंक्शन होता है या जब पूजा पाठ होता है तो लोग जिस स्थान पे खड़े होते हैं उसे ही मंडप कहा जाता है। ये ठीक गर्भगृह के बाद स्थापित किया जाता है, यानी कि लोग खड़े होकर भगवान के दर्शन गर्भगृह के अंदर कर सकते हैं। तो गर्भगृह का उपयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पे प्रार्थना और सभाओं को आयोजित किया जाता है। तो गर्भगृह के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है मंडप। आप देख भी सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे इमेजेस लगाए गए हैं मंडप का। तो कुछ इस तरीके का हमारा मंडप देखने को मिलता है। मंडप में कई सारे पिलर्स देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो इमेजेस में कई सारे पिलर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि ये एक पिलर्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मंदिर को काफ़ी ज़्यादा ओपन रखा जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है, मंदिर को क्लोज्ड नहीं रखा जाता है। घर के तरह मंदिर को चार दीवारियों की तरह बंद नहीं रखा जाता, क्योंकि जब आप कोई चीज़ को ओपन करते हो तो आप एक पॉजिटिविटी को लाते हो, और मंदिर में जैसे ही आप एंटर करोगे आप देखोगे कि आप पॉजिटिविटी से भर जाते हो। रीजन है मंदिर का आर्किटेक्चर। किसी भी जगह पे नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है ये डिपेंड करेगा उस जगह के स्ट्रक्चर के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मंदिर को इस तरीके से आर्किटेक्ट किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा
देखने को मिलते हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंडप। थर्ड एलिमेंट से पहले एक आपको बात बता देना चाहता हूं कि 29 ऑफ मार्च सैटरडे यानी कि कल 7:30 बजे IAS फाउंडेशन बैच फॉर 2026 का फ्री ओरिएंटेशन क्लास होने वाला है, जहां पे हम बहुत ही अच्छे से सिलेबस डिस्कशन करेंगे, बहुत ही अच्छे से सिलेबस, मेंस, प्रीलिम्स सबके बारे में डिस्कशन होगी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फाउंडेशन बैच फॉर UPSC IAS 2026 प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैच है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे ज्वाइन कीजिए। ये गूगल मीट में होगा। मीटिंग की लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ के वहाँ पे लिंक ले सकते हैं, या आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर से इस बैच को अटेंड कीजिए, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलते हैं अब हमारे थर्ड एलिमेंट की तरफ, जिसे हम कहते हैं शिखर या विमाना। किसी भी मंदिर में शिखर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये अ टावरिंग स्ट्रक्चर अबव गर्भगृह। जो भी मंदिर का गर्भगृह होता है, आप जब नॉर्मल मंदिर भी देखोगे तो मंदिर के ऊपर आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा। ये ट्रायंगुलर भी होता है और कई मंदिरों के ऊपर ये गोल स्ट्रक्चर भी होता है। यही स्ट्रक्चर को कहा जाता है शिखर, या हिंदी में हम इसे गुम्मद कहते हैं। तो बेसिकली ये ठीक गर्भगृह के ऊपर स्थापित किया जाता है। जहां पे हमारा गर्भगृह होता है ठीक उसी के ऊपर इसे बनाया जाता है। अब इसमें भी दो चीजें देखने को मिलती है। अगर हम नागरा स्टाइल में देखें तो ये कर्वीलीनियर होता है। कर्वीलीनियर का मतलब है कि ये क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड होगा, और अगर द्रविड़ स्टाइल में देखें तो ये पिरामिड के शेप का होता है। आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे नागरा वाला जो है ये आपको थोड़ा त्रिकोण के आकार का दिखेगा, त्रिकोण के आकार का आपको देखने को मिलेगा, ऊपर में एक गुम्बद होगा। वहीं पे अगर आप द्रविड़ देखोगे तो द्रविड़ का पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये भी थोड़ा सा ट्रायंगुलर है बट पिरामिड के शेप का है। तो ये डिफरेंस है, बेसिकली है दोनों चीज सेम, गर्भगृह के ऊपर ही स्थापित किया जाता है बट थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। तो ये हम लोग जब नागरा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल को पढ़ेंगे तो वहां पे और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हमें ये समझना है कि मंदिर का जो थर्ड एलिमेंट होता है वो होता है शिखर या विमाना, जो कि ठीक गर्भगृह के ऊपर स्थापित किया जाता है। फोर्थ जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर परिदक्षिणा पाथ, जिसे हम सर्कम्बुलेटरी पाथवे कहते हैं, परिक्रमा मार्ग। बेसिकली अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो तो आपको उस मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ एक रास्ता देखने को मिलता है, जिसे परिदक्षिणा के लिए यूज किया जाता है। यानी कि आप मंदिर के चारों तरफ राउंड लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ इमेज यूज किया है। मान लेते हैं कि ये हमारा गर्भगृह है, तो आप देख सकते हो कि गर्भगृह के चारों तरफ एक परिदक्षिणा पाथ क्रिएट किया गया है। यानी कि इस पाथ पे आप भगवान की परिक्रमा लगा सकते हो। ऐसा माना जाता है कि जब आप भगवान के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने के लिए हर मंदिर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है परिदक्षिणा पाथ। छोटे से छोटे मंदिर से लेके बड़े से बड़े मंदिर तक इस परिदक्षिणा पाथ को बनाया जाता है। यहां पे आप देख सकते हो, तो ये होता है परिदक्षिणा पाथ। इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वाहन। यानी कि जिस भी मंदिर में जिस प्रमुख देवी या देवताओं की पूजा होती है, उस देवी या देवताओं के वाहन का वहां पे आइडल देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम भगवान शिव के मंदिर में नंदी महाराज को देख सकते हैं। आप किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाओगे तो ठीक भगवान शिव के सामने आपको नंदी महाराज का आइडल देखने को मिलता है। तो बेसिकली भगवान शिव का वाहन है नंदी, तो नंदी का आइडल भगवान शिव के आगे रखा जाता है। इसी तरीके से अगर आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाओगे तो ठीक भगवान विष्णु के मंदिर के गर्भगृह के सामने स्थापित किया जाता है गरुड़ महाराज के आइडल को, क्योंकि भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। तो यानी कि जनरली जितने भी देवी देवताओं होते हैं उन सबका एक अपना वाहन होता है।
तो मंदिर के बाहर आपको उस वाहन का भी आइडल देखने को मिलता है। तो ये होता है पांचवा एलिमेंट जो कि भगवान के वाहन के रूप में आता है। छठा एलिमेंट होता है ध्वज या स्तंभ। बेसिकली ध्वज क्या होता है, भगवान के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह हर स्टेट का अपना एक ध्वज होता है जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से हर मंदिर का अपना एक ध्वज होता है। आप देखोगे तो ध्वज बेसिकली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि उस मंदिर को रिप्रेजेंट करता है, उस धर्म, बेसिकली उस संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखोगे तो हिंदुज्म के अंदर भी 3 संप्रदाय है, लिंगायत, वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म। तो तीनों मतलब संप्रदाय के अलग अलग ध्वज होते हैं। तो ध्वज को देख के भी उस मंदिर के बारे में आप समझ सकते हो कि ये विष्णु का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है या माँ दुर्गा का मंदिर है। तो ध्वज भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मंदिर का। तो ये बेसिकली हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर के कुछ की एलिमेंट्स थे जिन्हें यहाँ पे बताया गया है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नोट्स का आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, दैट इज द टाइप्स ऑफ हिंदू टेम्पल। अब जो हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं इसे भी 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। ये माइंड में काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 कैटेगरी है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर को आप 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हो, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी आपको 2 ब्रॉड कैटेगरीज देखने को मिलता है, एक है नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और एक है पाला एंड सेना स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसी तरीके से अगर आप साउथ इंडिया को देखोगे तो वहां भी आपको 2 ब्रॉड कैटेगरीज देखने को मिलता है, एक है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और एक है होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर। नागरा के अंदर भी 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती है, सोलांकी, खाजुरोहा एंड ओडिशा। और इसी तरीके से द्रविडियन के अंदर भी 3 ब्रॉड कैटेगरी है, वैसारा, विजयनगर, नायका। तो आज के इस लेक्चर में हम नॉर्थ इंडिया वाले टेम्पल को कवर करेंगे, यानी कि आज का जो लेक्चर है वो नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और उसके अंदर भी हम पर्टिकुलरली कंप्लीट नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ने वाले हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर से प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाओगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो चलिए नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो नागरा जो वर्ड है ये कहां से आया है, तो ये बेसिकली आया है नगर से, ठीक है। तो नागरा स्टाइल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल टेम्पल आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि ये नॉर्थ इंडिया, दक्षिण भारत का ये सबसे पारंपरिक टेम्पल आर्किटेक्चर है, ठीक है। इस तरीके के आर्किटेक्चर के कुछ की फीचर्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एक शिखर होगा, एक गर्भगृह होगा जिसमें प्रमुख देवी या देवताओं की मूर्ति रखी जाएगी, एक मंडप होगा, पंचयतन स्टाइल फॉलो किया जाता है। ये क्या होता है ये हम आगे वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। 2014 में यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है पंचयतन स्टाइल से। और अलंकार यानी कि ऑर्नामेंटेशन एंड कार्विंग्स टेम्पल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का हमारा नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दिखता है। अब यहां पे आपको 3 चीजें ध्यान देनी है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली है मेन टेम्पल। यहां पे जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये गर्भगृह है। ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये आप देखोगे कि इट इज द गर्भगृह, ठीक है। यही जो है यहाँ पे प्रमुख देवी या देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। आप देख सकते हो ये गर्भगृह है और गर्भगृह के ऊपर ठीक क्या कंस्ट्रक्ट किया गया है, शिखर को कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। शिखर के ऊपर आपको एक अमलक देखने को मिलता है और अमलक के ऊपर कलश को स्थापित किया जाता है। यानी कि ये जो टेम्पल का पार्ट है ये सबसे मेन पार्ट है। इसमें गर्भगृह आता है, शिखर आता है, शिखर के ऊपर भी आता है अमलक और अमलक के ऊपर कलश स्थापित किया जाता है। कई बार इस कलश के ऊपर ध्वज को लगाया जाता है।
इसके बाद अगर आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा मंडप। इसके बाद अगर आप आओगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा मंडप। अब ये मंडप क्या है? ये मंडप वही है जहां पे आपका प्रार्थना होता है, बेसिकली गैदरिंग्स होती है। और मंडप के बाद आता है अर्ध मंडप। तो यानी कि यहां पे 3 टाइप के मंडप देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया गर्भगृह, एक हो गया मेन मंडप फॉर प्रेयर्स एंड गैदरिंग्स, और एक होता है अर्ध मंडप। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर नागरा टेम्पल स्टाइल का। एग्जाम में आप इसको बेसिकली ड्रॉ भी कर सकते हो। ये एक और अच्छा सा इमेज है जहां पे और क्लियरली आप देख सकते हो कि ये आपका गर्भगृह है। यहाँ पे देख सकते हो इट इज द गर्भगृह मेन एरिया जहां पे प्रिंसिपल डिटी को रखा जाएगा। इसके ठीक ऊपर आपको देखने को मिल रहा है एक शिखर क्रिएट किया गया है। शिखर के ऊपर गोपुरम, बेसिकली अमलक को ही गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर कलश है, आप देख सकते हो। ये आपका मंडप हो गया और इसके आगे में स्तंभ है। तो ये कुछ प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर का। अब आते हैं कि ये पंचयतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स के अंदर। तो बेसिकली पंचयातन का मतलब होता है 5, पहला वर्ड तो ये हो गया। यानी कि यहाँ पे होता क्या है कि मंदिर में एक प्रमुख देवी का या देवता का मंदिर होता है, उसके बगल में 4 और छोटे छोटे मंदिर को क्रिएट किया जाता है और इसे एक साथ जोड़ के बोला जाता है पंचयतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें सेंटर जो होता है वहां पे मुख्य मंदिर होता है और उसके बगल में 4 कोनों में छोटे मंदिरों को बनाया जाता है जिसमें अलग अलग देवी देवताओं को रखा जाता है। कई बार ये मंदिर खाली भी होता है, कई बार इसमें देवी देवताओं को भी रखा जाता है। तो बेसिकली पंचयतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है क्या कि एक सेंट्रल होगा जो कि मेन डेटी का होगा और उसके बाहर 4 अलग अलग टेम्पल्स बनाए जाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे इमेजेस के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर में जब तक आप इमेजेस के यूज नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो ये था पंचयतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। कुछ और फीचर्स देख लेते हैं नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर का। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल होता है। मंदिर के बाहर यानी कि गर्भगृह के बाहर रिवर गॉडेस गंगा और जमुना को प्लेस किया जाता है। गंगा और यमुना के मूर्तियों को प्लेस किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मंदिर के अंदर कोई भी वाटर टैंक नहीं होता है, ये याद रखिएगा। मंदिर के अंदर पानी का कोई भी व्यवस्था नहीं है, वाटर टैंक नहीं है। टेम्पल हमेशा अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म में बनाया जाता है। टेम्पल के ऊपर शिखर के ऊपर अमलक और कलश देखने को मिलता है, ये 2 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट है। और कोई भी बाउंड्री वॉल्स नहीं होता है। तो ये फीचर्स से ही क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर बनते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हाईलाइटेड है इन्हें बहुत अच्छे से कीजिएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये हमारा शिखर है, शिखर के ऊपर अमलक और अमलक के ऊपर कलश रखा गया। तो ये तो हो गई बात फीचर्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर नागरा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में शिखर बनाया जाता है, ये शिखर भी 3 टाइप के होते हैं। यानी कि जो टावर्स बन रहा था वो टावर्स भी 3 कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है रेखा परिषद जो कि सबसे टॉलेस्ट होता है, यानी कि जितना बड़ा आपका टावर होगा उसे कहा जाएगा, उस शिखर को कहा जाएगा रेखा परिषद। ये सबसे ऊंचा और सीधा शिखर होता है। अगर आप कहीं उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल पे गए हो तो आप देखोगे कि वहां का शिखर काफी लंबा है। मैंने यहाँ एक इमेज भी यूज किया है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिखर कितना लंबा है। तो इसे कहा जाएगा रेखा परिषद। तो बेसिकली रेखा परिषद का एग्जाम्पल मरखेरा टेम्पल मध्य प्रदेश और जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा, ये 2 रेखा परिषद का एग्जाम्पल है। वहीं पे एक होता है पामसाना जो कि लोअर होता है और स्टेप्ड होता है। स्टेप्ड का मतलब है कि वो इस तरीके का बना होगा, इस तरीके का जो होता है इसे कहा जाता है स्टेप्ड, सीढ़ियों की जैसा। आप आकृति देख सकते हैं सीढ़ी के जैसा यहाँ पे है, तो इसे कहा जाता है पामसेन। कोणार्क टेम्पल अगर आप देखे हो तो कोणार्क टेम्पल का जो टावर है, शिखर है, वो इसी तरीके का है। और एक होता है वालाभी जो कि रेक्टेंगुलर होता है, यानी कि इस तरीके का रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, आयतकार शेप का होता है। जैसे कि तेली का मंदिर ग्वालियर जो है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो यानी कि शिखर का भी 3 कैटेगरीज है,
तो ये भी हमें याद रखना है। अब आते हैं, नागरा के अंदर भी 3 कैटेगरीज होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि सबसे पहले हमने नागरा को कंप्लीट किया, नागरा को हमने कर लिया। अब नागरा के अंदर 3 कैटेगरीज है, सोलांकी, खाजुराहो और ओडिशा। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओडिशा टेम्पल आर्किटेक्चर। ओडिशा टेम्पल आर्किटेक्चर जिसे कलिंग भी कहा जाता है, कलिंगा आर्किटेक्चर, क्योंकि ओडिशा का पुराना नाम कलिंग ही था। तो जाहिर सी बात है कि इसे कलिंग आर्किटेक्चर कहा जाएगा और ये 7th से 13th सेंचुरी के अंदर डेवलप्ड होता है। की फीचर्स क्या है? यहाँ का की फीचर्स है कि यहाँ आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है देउल, सेंक्टम सेंक्टोरियम, यानी कि यहाँ पे मेन भगवान को रखा जाएगा। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो सबसे, ये आपका क्या है? इट इज देउल, इसे कहेंगे देउल। ठीक है, और इसके बाद होता है जगमोहन। जगमोहन बेसिकली क्या है कि ये एक प्रेयर हॉल है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हो इसे कहा जाएगा जगह मोहन, ये प्रेयर हॉल है। इसके बाद होता है एक नृत्य मंदिर, नृत्य मंदिर बेसिकली डांस किया जाता है। तो ये जो आप लास्ट सेकंड देख रहे हो ये है नृत्य मंदिर। और इसके आगे होता है भोग मंडप, जहां पे भगवान को भोग लगाया जाता है, भोगा मंडप। तो अगर आप जगन्नाथ टेम्पल गए हो, ओडिशा के जगन्नाथ टेम्पल में अगर आप गए हो, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। यहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ पे मेन जगन्नाथ जी को रखा गया है उसे कहा जाता है देउल। इसके बाद आता है जगमोहन। जगमोहन बेसिकली क्या है? प्रेइंग हॉल है, जहाँ पे भक्त दर्शन करते हैं भगवान का गर्भगृह में। इसके बाद होता है नृत्य मंदिर, जहाँ पे डांस किया जाता है या कोई रिचुअल्स होता है। इसके बाद आता है भोग मंडप। अगर आप जगन्नाथ टेम्पल गए हो तो वहाँ पर्टिकुलरली एक भोग मंडप है, जहाँ पे गर्भगृह के सीधा सीधे भगवान को भोग ऑफर किया जाता है। तो ये कुछ की फीचर्स है टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा स्कूल। कुछ और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। एलोबरेट एक्सटीरियर डेकोरेशन, मंदिर के बाहर के दीवालों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, उसमें कार्विंग्स की जाती है, उसमें भगवान के अलग अलग छोटे छोटे मूर्तियों को बनाया जाता है, यानी कि मंदिर के बाहर के दीवारों को काफ़ी अच्छे से सजाया जाता है। इसका अगेन एग्जाम्पल हो सकता है जगन्नाथ टेम्पल पुरी, लिंगराज टेम्पल पुरी, कोणार्क सन टेम्पल। अगर आप इन मंदिर के दीवारों को देखोगे तो बाहर से काफ़ी अच्छे से सजाया जाता है। मंदिर में कोई भी पिलर का यूज़ नहीं होता है। टेम्पल जो है ये सराउंडेड होता है बाउंड्री वॉल से, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, यहाँ पे मंदिर में बाउंड्री वॉल्स होता है। जगन्नाथ टेम्पल भी अगर आप गए हो तो आप देखोगे कि वहाँ पे बाउंड्री वॉल है जिसके अंदर मंदिर है, तो ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, जगन्नाथ टेम्पल पुरी, सन टेम्पल कोणार्क, ये सब कुछ एग्जाम्पल है ओडिशा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का। इसका बाद आता है खाजुराहो टेम्पल। ये जो मंदिर है इसे चंडेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। इस टेम्पल में काफ़ी सारे ऐसे इमेजेस होते हैं जो थोड़े से डिज़ायर वाले होते हैं, यानी कि बेसिकली ये जो टेम्पल्स होते हैं थोड़े से एग्जॉटिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मूर्तियों को फिर बनाया जाता है, तो इंक्रेट कार्विंग्स किया जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी इन्हें रखा गया है, शामिल किया गया है, और ये हिंदू और जैन आर्किटेक्चर दोनों में आते हैं। सैंडस्टोन कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो मंदिर बनता है वो सैंडस्टोन से बनाया जाता है, और मंदिर के बाहर के दीवारों को काफ़ी अच्छे से सजाया जाता है। उसमें एरोटिक स्कल्पचर्स होते हैं, यानी कि वो जो स्कल्पचर्स है वो बेसिकली एरोटिक थीम पे होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि वो काम, धर्म, अर्थ, 3 चीज़ होता है, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, ये सबको डिज़ायर को दिखाता है। और बहुत ही अच्छे से मंदिर को सजाया जाता है, बाहर के दीवारों पे मूर्तियों को बनाया जाता है। खाजुराहो का जो टेम्पल है ये बेसिकली अपने डेकोरेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि मंदिर के बाहर कितने सारे स्कल्पचर्स देखिए बनाए गए हैं, और ये बहुत एरोटिक होते हैं। थीम्स इनका जो होता है बहुत एरोटिक्स होता है। ठीक है, कई बार आपको
यहाँ पे रिप्रोडक्शन वाला भी इमेजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टेम्पल का थीम ही उस तरीके का है। फिर आता है पंचेतन ले स्टाइल लेआउट, यानी कि ये भी उसी तरीके से बनता है। एक सेंट्रल होगा और उसके बाहर 4 छोटे छोटे मंदिर होंगे, जैसे कांड्रिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण टेम्पल इसके एग्जाम्पल है। अगेन मंदिर को एक अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म में बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है जगती। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मंडप होता है। मंदिर में 3 मेन चीज होते हैं। एक होता है गर्भगृह, तो हर मंदिर में आएगा, मंडप और अर्धा मंडप। तो आप जितने भी देखोगे नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर, कहीं ना कहीं ये तीनों चीज सब में कॉमन है। एग्जाम्पल है कांड्रिया महादेव टेम्पल एंड लक्ष्मण टेम्पल। नोट्स में जितना चीज दिया हुआ है इसे काफी अच्छे से कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। एंड एट द लास्ट ऑफ द टुडे सेशन वी विल डिस्कस सोलांकी टेम्पल आर्किटेक्चर। सोलांकी टेम्पल आर्किटेक्चर को एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है, मारू गुजरा आर्किटेक्चर। याद रखिएगा, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि किस टेम्पल आर्किटेक्चर को मारू गुजरा आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये गुजरात और राजस्थान के अंदर काफी ज्यादा फेमस है और इसे सोलांकी डायनेस्टी के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इसे सोलांकी टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। की फीचर्स क्या होगा कि टेम्पल के जो वॉल्स है उसमें कोई भी कार्विंग्स देखने को नहीं मिलता है, ये कुछ अलग है। अभी तक आपने उड़ीसा स्कूल देखा, खाजुरोहा स्कूल देखा, उनके टेम्पल्स के आउटर वॉल्स को काफी ज्यादा लेविशली डेकोरेट किया जाता था। बट जो सोलांकी टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसके टेम्पल्स के आउटर वॉल्स को उतना ज्यादा डेकोरेट नहीं किया जा रहा है। गर्भगृह और मंडप को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से जोड़ा जा रहा है, यानी कि जो टेम्पल का गर्भगृह है और मंडप है वो बाहर और अंदर दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। टेम्पल्स को सजाया जाता है तोरण से, बेसिकली उसके जो डोरवेज होते हैं। और यहां पे एक चीज बहुत यूनिक देखने को मिलता है, स्टेप टैंक, यानी कि मंदिर के अंदर आपको एक बोल सकते हैं लेक जैसा स्ट्रक्चर मिलता है देखने को, जिसमें सीढ़ी सीढ़ी बना होता है और उसमें भी आपको छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे जिसे सूर्य कुंड बोला जाता है। ठीक है, इसका आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक कुंड है जिस कुंड में अलग अलग सीढ़ी है और उस सीढ़ी में भी छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मोधेरा सन टेम्पल, इसमें सूर्य कुंड देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये था हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में नागरा स्टाइल और नागरा के सब कैटेगरीज ओडिशा, काजुरोहा एंड सोलांकी। तो ये था आज का हमारा वीडियो के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।